राहुल गांधी कांग्रेस के एक सांसद हैं और प्रियंका वाड्रा महासचिव। लेकिन हनक और सनक ऐसी कि मानो ये ही कांग्रेस के भाग्य विधाता हों। कांग्रेस की असल दिक्कत सोनिया गांधी का नेतृत्व नहीं, बल्कि इन दोनों भाई बहनों का कर्तव्य है, जिस वजह से आज कांग्रेस साफ तौर पर दो खेमों में बंट गई है और दोनों एक दूसरे को निपटाने पर आमादा हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस के विभिन्न मुद्दों को जिस तरह से हैंडल किया, उससे पार्टी के पुराने चेहरे नाराज हुए हैं और वो राहुल को सोच के धरातल पर बहुत संकुचित मानकर उनके साथ कभी तालमेल नहीं बिठा पाए। ये बुजुर्ग कांग्रेसी मानते हैं कि राहुल गांधी जिस छोटे से समूह पर यकीन करते हैं, वो पार्टी की जरूरतों को नहीं समझते, इसलिए राहुल को उचित सलाह नहीं देते हैं। मई 2019 में लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद राहुल ने जिस कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अध्यक्ष पद से इस्तीफे की घोषणा की थी और उसकी एक और मीटिंग इस साल जून में हुई थी, तब कुछ सदस्यों ने राहुल से दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष पद की कुर्सी संभालने का निवेदन किया था। राहुल ने दोनों मौकों पर पार्टी के दिग्गजों को कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला नहीं करना चाहते हैं और वो ऐसा करने से डरते हैं। राहुल की इन टिप्पणियों से कई नेताओं को आघात पहुंचा और उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी के खिलाफ 2014 से ही मिल रही लगातार हार के बावजूद कांग्रेस पार्टी की रणनीति की समीक्षा नहीं की गई है। उन बुजुर्ग नेताओं ने अपने बचाव में कहा कि मोदी पर व्यक्तिगत हमला करने और राफेल जैसे तथाकथित घोटालों को उठाने की रणनीति बुरी तरह से नाकाम रही है। वरिष्ठ नेताओं का मत है कि मोदी को हर वक्त निशाना बनाने की जगह मुद्दे के आधार पर उन्हें घेरने की कोशिश होनी चाहिए। हालांकि राहुल गांधी पर वरिष्ठ कांग्रेसियों के सुझाव का कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने राफेल और अब कोविड-19 महामारी, आर्थिक मंदी, चीनी अतिक्रमण जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार निशाना बनाया। राहुल के आलोचकों का कहना है कि इनमें से एक भी मुद्दा कांग्रेस पार्टी के काम आया हो, इसका कोई प्रमाण अभी तक मिला नहीं। उल्टे ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे प्रमुख नेता ने कांग्रेस छोड़ दी। गांधी परिवार के वफादार कुछ वरिष्ठ कांग्रेसियों के लिए बड़ी उलझन की स्थिति तब पैदा हो गई जब राहुल ने पिछले साल पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ा। उनका कहना है कि राहुल ने किसी मुद्दे पर चर्चा के लिए उनसे मिलना ये कहते हुए छोड़ दिया कि अब वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं हैं, जबकि असल में ट्वीट्स और बयानों के जरिए वो पार्टी का एजेंडा अब भी वही सेट कर रहे हैं और चाहते हैं कि बाकी सारे नेता उनका अनुसरण करें। इतना ही नहीं, पार्टी के सांगठनिक ढांचे पर भी राहुल की छाप देखी जा सकती है। राहुल के प्रति वफादार पार्टी कार्यकर्ता सार्वजनिक तौर पर राहुल को दोबारा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की मांग करते रहे हैं। राहुल उन्हें भी नहीं रोकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी और उनके वफादार नेताओं कार्यकर्ताओं की गतिविधियों ने पार्टी सदस्यों को गहरी उलझन में डाल दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को कुछ सूझ नहीं रहा है और वो करें तो करें क्या, इसका फैसला हो नहीं पा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अभी आंतरिक बगावत से कांग्रेस उभर भी न पाई कि कांग्रेस पार्टी के अंदर फूटे लेटर बम से खलबली मच गई है। 23 से अधिक नेताओं ने कांग्रेस पार्टी की वर्तमान अध्यक्षा सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर बदलाव की मांग की है, जिसे सोनिया गांधी ने गंभीरता से लिया और अपने इस्तीफे की पेशकश की है। ध्यान रहे कि सोनिया गांधी कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष तो हैं, लेकिन लंबे समय से कांग्रेस में पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग जोरों पर थी। बताया जा रहा है कि खुद सोनिया गांधी ने कांग्रेस से नया अध्यक्ष चुनने की अपील की है। सोनिया गांधी ने साफ कर दिया है कि वो पार्टी की कमान अपने हाथों में नहीं लेना चाहती, लेकिन पर्दे के पीछे से राहुल, प्रियंका, सोनिया तीनों ही सक्रिय हैं। अब जरा एक साल पहले के घटनाक्रम को याद करें। राहुल गांधी ने गैर गांधी अध्यक्ष की बात कहते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। तब क्या हुआ था? कांग्रेस कार्य समिति की बैठक को बीच में छोड़कर सोनिया गांधी और राहुल गांधी बाहर निकल गए। ये कहा कि सब आपस में फैसला करें, लेकिन प्रियंका वाड्रा वहीं जमी रहीं। शाम होते होते सोनिया गांधी कूदकर अंतरिम अध्यक्ष बन गई। माना जा रहा है कि इस बार भी कुछ वैसा ही होगा, लेकिन अब सवाल यह है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी या फिर प्रियंका वाड्रा कांग्रेस की कमान संभाले, क्या फर्क पड़ता है? लगता तो नहीं है कि इस बात से कोई फर्क पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब गांधी वाड्रा परिवार पार्टी के पदों से अलग होते और कोई दूसरा पार्टी का अध्यक्ष, लेकिन वे अध्यक्ष मनमोहन सिंह टाइप न हो,
जिसे मोहरा बनाकर गांधी वाड्रा परिवार कांग्रेस को ठीक वैसे ही हाँकता रहे जैसे अब तक वे करते आए हैं। इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोनिया गांधी इस्तीफा देना चाहती हैं। अगर सोनिया कांग्रेस का पद छोड़ दें तो भी वे यूपीए चेयरपर्सन बनी रहेंगी, मतलब कि किसी न किसी तरीके से सोनिया गांधी रहेंगी। कांग्रेस में वही पुराना खेल शुरू हो गया है कि राहुल गांधी दोबारा सामने आए और इस जिम्मेदारी का बोझ अपने कंधों पर लें। वहीं एक वर्ग ऐसा भी है जिसका मानना है कि सोनिया की विरासत प्रियंका गांधी को संभालनी चाहिए। ऐसा क्यों है? इसके पीछे दलील तो ये दी जा रही है कि जिस सूझबूझ का परिचय प्रियंका ने राजस्थान में दिया और जैसे इन्होंने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच टकराव को कम करने में बड़ी भूमिका निभाई, वैसी ही सूझबूझ का परिचय यदि वे कांग्रेस के अध्यक्ष बनकर देती हैं तो फिर पार्टी की दिशा और दशा में एक अहम बदलाव देखने को मिलेगा। सोनिया के बाद कांग्रेस के अन्य नेता राहुल पर दोबारा भरोसा करते हैं या फिर वो प्रियंका गांधी को मौका देते हैं या फिर कोई नया अध्यक्ष सामने आएगा। सवाल कई हैं जिनके जवाब वक्त की गर्त में छिपे हैं। वहीं पार्टी के अंदर राहुल प्रियंका के इतर कयासों का दौर शुरू हो गया है और कई ऐसे नाम निकलकर सामने आए हैं जिन पर यदि विचार कर लिया जाए तो शायद 2024 के लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस उस मकाम पर आ जाए जहां आकर वो भारतीय जनता पार्टी को सीधी टक्कर और बेहद कड़ा मुकाबला दे सकती है। गौरतलब है कि एक ऐसे वक्त में जब कांग्रेस के खेमे से राहुल गांधी के समर्थन में आवाजें बुलंद हैं तो पार्टी के अंदर ही ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं जिन्होंने हमेशा ही राहुल गांधी और उनकी नीतियों का विरोध किया हो। ऐसे लोगों का मानना है कि बीजेपी से लड़ाई जिस मकाम पर आ पहुंची है वहां से राहुल गांधी शायद ही उसका नेतृत्व कर पाएं। बात राहुल के आलोचकों की चल रही है तो ऐसे में हम पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का जिक्र करना जरूर चाहेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि बीजेपी के सफल होने के कारण एक मजबूत एकजुट विपक्ष की अनुपस्थिति है और इस महत्वपूर्ण मोड़ पर पार्टी हर फैसला सोच समझ के लेगी। बता दें कि ये कैप्टन ने कांग्रेस पार्टी के उन लोगों को निशाने पर लिया था जो राहुल गांधी की वकालत कर रहे थे और चाहते थे कि राहुल गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष बनकर अपनी सेवाएं जारी रखें। सोनिया गांधी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस की स्थिति क्या होती है? क्या राहुल या प्रियंका अपनी रणनीति से पार्टी को दोबारा खड़ा कर पाते हैं? इन सवालों के जवाब वक्त के साथ ही सामने आएंगे। जैसी प्रतिक्रियाएं इस फैसले के बाद ट्विटर पर आ रही हैं, कहीं न कहीं ये यकीन हो जाता है कि सही लीडरशिप के अभाव में एक पार्टी के तौर पर कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस में जारी घमासान उस वक्त महाभारत में बदल गया जब राहुल गांधी ने पूरे रौब में चिट्ठी लिखने वालों पर बीजेपी से मिलीभगत करने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस को अपनी जागीर और नेताओं को गुलाम मानने वाले गांधी परिवार ने यह सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें पार्टी में कोई चुनौती भी दे सकता है। लेकिन जब ऐसा हुआ तो राहुल गांधी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। कार्य समिति की बैठक में वरिष्ठ कांग्रेसियों की चिट्ठी सार्वजनिक होने का मामला छाया रहा। सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष पद के इस्तीफे की पेशकश की, साथ ही उस चिट्ठी का जवाब भी दिया जिसमें नेतृत्व पर सवाल उठाए गए थे। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने चिट्ठी की आलोचना की और फिर राहुल गांधी ने बेहद तीखे लहजे में उसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े किए। उन्होंने यहां तक कहा कि चिट्ठी बीजेपी के साथ मिली भगत कर लिखी गई है। इस पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद उखड़ गए। उन्होंने कहा कि अगर मिली भगत साबित हो गई तो वे इस्तीफा दे देंगे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के तेवर खासे तीखे थे। राहुल गांधी ने कहा कि सोनिया गांधी के अस्पताल में भर्ती होने के समय ही पार्टी नेतृत्व को लेकर पत्र क्यों भेजा गया। उन्होंने मीटिंग में कहा कि पार्टी नेतृत्व के बारे में सोनिया गांधी को पत्र उस समय लिखा गया था जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार संकट का सामना कर रही थी। पत्र में जो लिखा गया था उस पर चर्चा करने का सही स्थान CWC की बैठक है, मीडिया नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पत्र बीजेपी के साथ मिली भगत में लिखा गया है। राहुल गांधी से पहले गुमनाम हो चुके कांग्रेस के नेता के तिवारी ने यही आरोप लगाया था कि चिट्ठी लिखने वाले बीजेपी से मिले हुए हैं। बैठक में राहुल गांधी ने के तिवारी की उसी बात को दोहरा दिया। मनमोहन सिंह और वरिष्ठ कांग्रेसी ए.के. एंटनी ने चिट्ठी लिखने के कदम की आलोचना की। दोनों नेताओं ने कहा कि सोनिया गांधी को नया पार्टी अध्यक्ष चुने जाने तक अंतरिम अध्यक्ष के पद पर बने रहना चाहिए। उन्होंने नेतृत्व में बदलाव की मांग रखने वाले नेताओं को फटकार भी लगाई।
मीटिंग के अपडेट्स आने के बाद बाहर से भी आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। सोनिया को चिट्ठी लिखने वाले उन 23 कांग्रेसियों में से कपिल सिब्बल भी एक थे। राहुल गांधी के बीजेपी संग मिलीभगत का आरोप लगाने के बाद सिब्बल ने ट्वीट किया, राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस पार्टी को सफलतापूर्वक डिफेंड किया गया। मणिपुर में बीजेपी सरकार गिराने में पार्टी का बचाव किया। पिछले 30 साल में किसी मुद्दे पर बीजेपी के पक्ष में कोई बयान नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम बीजेपी के साथ मिलीभगत कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस आईटी सेल की पूर्व चीफ दिव्या स्पंदना ने चिट्ठी लिखने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि न सिर्फ उन्होंने मीडिया में चिट्ठी लीक की, बल्कि हर एक बात लीक कर रहे हैं। कमाल है। चिट्ठी लीक करने के जो आरोप लिखने वालों पर राहुल गांधी लगा रहे हैं, क्या यही आरोप उन पर नहीं लगाया जा सकता? क्योंकि ऐसा करने से चिट्ठी लिखने वालों को घेरने का बड़ा मौका तो मिल ही जाता। माना तो यह भी जा रहा है कि मीडिया में चिट्ठी लीक सोनिया खेमे ने रणनीति के तहत की है, लेकिन कांग्रेस मूल सवालों से हटकर अपनी ही पार्टी के नेताओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रही है। मतलब कि कीचड़ फेंकने की ये सियासत जारी रहेगी और कांग्रेस गांधी वाड्रा परिवार की गुलामी करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। भारत चीन के बीच सीमा पर जारी तनातनी के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत से चीन नहीं समझता है तो लद्दाख में चीनी अतिक्रमण से निपटने के लिए सैन्य विकल्पों पर भी विचार हो रहा है। जनरल रावत ने कहा कि अगर बातचीत फेल होती है तो सैन्य विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और राष्ट्रीय सुरक्षा के जिम्मेदार लोग इस कोशिश के साथ सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं कि पीएलए लद्दाख में पहले जैसी स्थिति में लौट जाए। रावत ने कहा कि सरकार शांतिपूर्वक ढंग से मामले को सुलझाना चाहती है। उन्होंने इशारा किया कि पूर्वी लद्दाख में सेनाओं की तैयारी पूरी है। उन्होंने कहा कि एलएसी पर अतिक्रमण अलग अलग नजरिए की वजह से होता है। रक्षा सेवाओं का काम निगरानी रखना और ऐसे अतिक्रमण को घुसपैठ में तब्दील होने से रोकने का है। सरकार चाहती है कि शांतिपूर्ण तरीके से मामले को सुलझाया जाए। अगर एलएसी पर पूर्व स्थिति बहाल करने की कोशिशें सफल नहीं होती हैं, तो सैन्य कार्रवाई के लिए रक्षा सेवाएं हमेशा तैयार रहती हैं। 3 साल पहले जब चीन ने डोकलाम में धौंस दिखाई थी, तब जनरल रावत सेना प्रमुख थे। खुफिया एजेंसीज के बीच तालमेल की कमी की बात को सिरे से खारिज किया है। जनरल रावत ने कहा कि भारत की इतनी लंबी सीमा है कि उसकी लगातार निगरानी करने की जरूरत पड़ती है। उन्होंने कहा कि मल्टी एजेंसी सेंटर की रोज मीटिंग हो रही है। एक दूसरे को लद्दाख व अन्य जगहों की जानकारी दी जा रही है। कई दौर की बातचीत के बावजूद पूर्वी लद्दाख में तनाव कम नहीं हो रहा। भारतीय सेना का साफ स्टैंड है कि चीन को अप्रैल से पहले वाली स्थिति बहाल करनी चाहिए। सैन्य स्तर पर बातचीत के अलावा विदेश मंत्रालय और दोनों देशों के वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ने भी चर्चा की है। दोनों पक्ष कंप्लीट डिसएंगेजमेंट की दिशा में आगे बढ़ने पर बार बार सहमत हुए हैं, लेकिन धरातल पर असर हुआ नहीं। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी ये कह चुके हैं कि आर्मी हाई अलर्ट पर है। फॉरवर्ड पोस्ट के लिए कई हथियार, गोला बारूद और विंटर गियर खरीदे जा रहे हैं। एलएसी के साथ ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में तापमान सर्दियों के महीने में 0 से 25 डिग्री नीचे आ जाता है। कांग्रेस में वफादारी का मतलब पार्टी नहीं, गांधी वाड्रा परिवार है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी ने और प्रियंका वाड्रा ने कम से कम ये बात तो साबित कर ही दी और पार्टी से पुराने वफादारों को जमकर खरी खोटी सुनने को मिली। इस दौरान सोनिया पक्ष के नेताओं की प्रतिष्ठा की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। राहुल गांधी चिट्ठी लिखे जाने से लेकर उसके लीक होने तक को लेकर गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे नेताओं को जमकर लताड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा ने सबको दोहरे चरित्र का बता दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बेहद तनावपूर्ण माहौल में हुई। राहुल गांधी के आरोपों के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा सौंपने की बात कही, तो असदुद्दीन ओवैसी ने आजाद पर तंज किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद राहुल के इस आरोप पर बुरी तरह से तिलमिला गए।
आजाद राज्यसभा में कांग्रेस के नेता हैं। उनकी अगुवाई में ही वरिष्ठ कांग्रेसियों की सोनिया को चिट्ठी लिखी गई थी। आजाद ने कहा कि अगर बीजेपी से सांठगांठ के आरोप सिद्ध होते हैं तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा। गुलाम नबी आजाद पर तंज कसते हुए हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा, आदर्श न्याय, गुलाम नबी साहब मुझ पर यही आरोप लगाते थे, अब आप पर भी यही आरोप लग रहे हैं। 45 साल की गुलामी सिर्फ इसलिए अब ये साबित हो गया कि जनेऊधारी लीडरशिप का विरोध करने वाला बी टीम ही कहलाया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मुस्लिम समुदाय के लोग समझेंगे कि कांग्रेस के साथ रहने से क्या होता है। कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी की बैठक में शीर्ष नेताओं के बीच काफी तनातनी देखने को मिली। पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने गुलाम नबी आजाद समेत अन्य नेताओं को पत्र लिखने के लिए फटकार लगाई। उन्होंने नेताओं की चिट्ठी लिखने की टाइमिंग को लेकर आलोचना की और बीजेपी से सांठगांठ के आरोप भी लगाए। इससे वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद इतने आहत हुए कि उन्होंने इस्तीफा तक देने की बात कह दी। वहीं कपिल सिब्बल ने पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा पर सवाल उठाने पर खेद जताया और लगे हाथ ट्विटर के अपने बायो से कांग्रेस का नाम हटा दिया। असल में गांधी वाड्रा परिवार इसलिए आहत है कि उनके वजूद को पार्टी के नेताओं ने चुनौती दी है। मीटिंग में अंदर और बाहर दोनों जगह गांधी वाड्रा परिवार के चंपू चिट्ठी लिखने वालों की ऐसी तैसी कर रहे हैं। कुमारी शैलजा से लेकर के तिवारी तक सब उन नेताओं पर बीजेपी के साथ सांठगांठ करने का आरोप लगा रहे हैं। बात ज्यादा पुरानी नहीं है, जब सचिन पायलट गुड़गांव में अपने विधायकों के साथ ठहरे थे, तब भी कांग्रेस का भोंपू बार बार यही बजा रहा था कि ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। लेकिन पायलट वापस लौट गए तो सारी बातें खत्म हो गईं। अब अगर चिट्ठी लिखने वाले नेता माफी मांग ले तो सारा मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। लेकिन जब तक मामला चलता रहेगा, चिट्ठी लिखने वालों को गांधी परिवार का गुट बीजेपी का एजेंट बताता रहेगा। प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना का दोषी साबित किए जाने के बाद अभिव्यक्ति की आजादी ब्रिगेड यानी कांग्रेस और कम्युनिस्टों का गैंग पूरी तरह से सक्रिय हो गया। आरएम लोढ़ा, मदन बी लोकुर और कुरियन जोसेफ जैसे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने नाराजगी जाहिर की। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच के सामने प्रशांत भूषण के वकील ने इन रिटायर्ड जजेस और कथित तौर पर हजारों वकीलों का भूषण को मिले समर्थन का हवाला दिया। प्रशांत भूषण ने भी कहा कि वो अपने ट्वीट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट से माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि उनका बयान अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए था। सुप्रीम कोर्ट ने उनके ट्वीट्स को झूठा और दुर्भावनापूर्ण करार दिया है। भूषण ने अदालत की अवमानना के लिए सजा सुनिश्चित करने को लेकर हुई सुनवाई के दौरान महात्मा गांधी का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट जो भी सजा देगा वो उसे भुगतने को तैयार हैं। हद तो तब हो गई जब प्रशांत भूषण के समर्थक उन्हें महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला तक बताने लगे। ऐसा कोई पहली बार नहीं है जब अवमानना की कार्रवाई की गई हो और वकीलों को सजा दी गई हो। लेकिन तब ये गैंग पूरी तरह से चुप्पी साधे बैठा रहा। तब न तो किसी को अभिव्यक्ति की आजादी की याद आई और न महात्मा गांधी की। सुप्रीम कोर्ट कई वकीलों को भूषण के मुकाबले छोटे स्तर के अपराधों के लिए कठोर दंड दे चुका है। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के संरक्षण का हवाला देकर भूषण का समर्थन करने वालों में किसी ने शायद ही कुछ कहा हो। ऐसा इसलिए कि उन सजा प्राप्त वकीलों की इतनी क्षमता नहीं है कि वो क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूं वाली अकड़ को दिखा सकें। वो ऐसी मछलियां थीं जिन्हें अदालत ने अवमानना की आग में तलकर कीमा बना दिया और अभिव्यक्ति की आजादी वाले ब्रिगेड ने उफ तक नहीं की। पिछले 3 वर्षों में वकील मोहित चौधरी और वकील मैथ्यू नेदुम्पारा को अवमानना के मामले में स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति के जरिए सुप्रीम कोर्ट से दंडित किया गया और इसी शक्ति का उपयोग प्रशांत भूषण के लिए किया गया है। चौधरी और नेदुम्पारा की दलीलों और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई सजा ने जस्टिस लोकुर और जस्टिस जोसेफ की आत्मा को नहीं झकझोरा था। तब ये दोनों सुप्रीम कोर्ट के जज थे। अप्रैल 2017 में चौधरी ने तत्कालीन चीफ जस्टिस जे.एस. खेहर, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच से शिकायत की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में कुछ गड़बड़ झाला तो जरूर है, जिसने डिलीट किए जा चुके मामले को सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया।
उन्होंने इस बात का भी संकेत दिया कि कैसे याचिकाकर्ता और रजिस्ट्री के गठबंधन ने पसंदीदा बेंच ढूंढने पर जोर दिया, लेकिन तब किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। आपराधिक अवमानना का दोषी पाए जाने के बाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट से माफी भी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने उनके माफीनामे में अपने किए गुनाह को न्यायोचित बताए जाने का तर्क ढूंढ लिया और उन्हें माफी देने से इनकार कर दिया। तब चौधरी ने दोबारा माफी मांगी और बिना शर्त माफीनामा दिया। जब वो इस पीड़ा से गुजर रहे थे, तब इनमें किसी प्रतिष्ठित सीनियर एडवोकेट ने अभिव्यक्ति की आजादी पर शायद ही हौले से भी बात की थी, जो अभी भूषण के मामले में चीख चिल्लाहट से आसमान फाड़ रहे हैं। चौधरी के लिए दया की मांग करने वालों में के वेणुगोपाल, सलमान खुर्शीद, आर.एस. सूरी, सिद्धार्थ लूथरा, कोलिन गोन्जाल्विस और अजीत सिन्हा थे। चौधरी का समर्थन करने की बात तो दूर, रिटायर्ड जजेस ने सहानुभूति का भी कोई शब्द नहीं कहा। 2017 के स्वतंत्रता दिवस समारोह के 2 दिन बाद जस्टिस खेहर, जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस कौल ने कहा, ऐसा हो नहीं गया, बल्कि ऐसे रास्ते पर जाने का फैसला जानबूझकर किया जिसे मौजूदा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड चुनना नहीं चाहते थे। रजिस्ट्री पर लगाए गए झूठे आरोप और परोक्ष तौर पर अदालत के खिलाफ है। प्रयास असफल रहा। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही है, इसलिए शिकायतकर्ता को उनके व्यवहार के लिए परिणाम भुगतना ही होगा। चौधरी को सजा के तौर पर बकौल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में बहस करने से रोक दिया गया। पिछले साल नेदुम्पारा ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी वकील को वरिष्ठ वकील का दर्जा देने की प्रक्रिया पर सवाल उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सीनियर एडवोकेट और जजेस के रिश्तेदारों को ही सीनियर एडवोकेट के दर्जे से नवाजा जाता है। जस्टिस आर.एफ. नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने अपनी दलील पेश करते हुए उन्होंने वरिष्ठ वकील फली एस. नरीमन का नाम दिया। इस पर बेंच ने उन्हें चेतावनी दी, फिर भी वो अपने बयान दोहराते रहे। उन्हें अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया। पिछले साल 27 मार्च को जस्टिस नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने नेदुम्पारा को 3 महीने की जेल की सजा सुना दी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कहां तो नए पार्टी अध्यक्ष की बात होनी थी, लेकिन इस बात को किनारे लगाकर कीचड़ उछाल राजनीति होती रही। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने एक तरफ चिट्ठी लिखने वालों की इज्जत भरी महफिल में खुलकर उछाली, तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी के खास चमचे मनमोहन सिंह ए.के. एंटनी ने सोनिया गांधी से पद पर बने रहने का आग्रह किया। मतलब साफ है, सोनिया गांधी ने बैठक की स्क्रिप्ट पहले से ही लिख ली थी और इस्तीफे की पेशकश तो बस त्याग की देवी वाली अपनी इमेज बचाने के लिए लगाई गई। लेकिन हर हाल में कांग्रेस की कमान वो अपने हाथों से खिसकने नहीं देना चाहती। राहुल और प्रियंका की भी यही कामना थी। सूत्र बताते हैं कि इसी वजह से बैठक के दौरान विरोध करने वाले कई नेताओं को लॉग आउट कर दिया गया कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। विरोध की आवाज को जिस तरह से कार्य समिति की बैठक में दबाया गया, ये अभूतपूर्व था। बैठक के बीच में छिड़े इस विवाद में प्रियंका गांधी भी भाई राहुल के साथ खड़ी दिखाई दी और धमकाने वाले अंदाज में बोली कि चिट्ठी लिखने वाले पार्टी के सभी नेताओं को तगड़ी झाड़ लगाई और कहा कि पार्टी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वे समझ लें कि ये सब ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी जब राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में संघर्ष कर रही है, ऐसे में इस तरह के सवाल ठीक नहीं है। पार्टी नेतृत्व को लेकर सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले नेताओं ने कहा कि संगठन में बेहतरी के लिए कुछ चिंताएं थीं, उन्हें बताने के लिए पत्र लिखा गया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा विश्वास रखें। गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा ने कहा, उन्होंने सीमा में रहकर ही चिंताएं व्यक्त की। अगर फिर भी किसी को लगता है कि हमने अनुशासन भंग किया है तो फिर कार्रवाई की जा सकती है। वहीं मीटिंग में अंबिका सोनी ने कहा कि पार्टी के नेतृत्व को लेकर सोनिया गांधी को पत्र लिखने वालों के खिलाफ पार्टी संविधान के तहत कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन बैठक में स्थिति तब बिगड़ गई जब राहुल गांधी ने कथित रूप से वरिष्ठ नेताओं पर ही आरोप जड़ दिया और कहा कि ऐसा पत्र लिखने वाले नेता भाजपा के साथ तालमेल कर रहे हैं। राहुल के आरोप पर गुलाम नबी आजाद का यह कहना कि अगर भाजपा से उनकी मिलीभगत साबित हो जाए तो वे इस्तीफा दे देंगे। कपिल सिब्बल की ओर से राहुल का नाम लेते हुए सीधा ट्वीट किया गया कि अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने कभी भी भाजपा का समर्थन नहीं किया। ये दोनों बयान बहुत कुछ कहते हैं।
हालांकि कुछ देर बाद राहुल के बयान को लेकर लीपापोती शुरू हो गई। राहुल के बयान की सच्चाई जो भी हो, ये साफ दिखा कि पार्टी में कई अन्य नेता ऐसा ही सोचते हैं। गौरतलब है कि इस बैठक में पार्टी के करीब 40 वरिष्ठ नेता थे। पार्टी की बैठक में जिस लेटर बॉम्ब पर सवाल खड़ा हुआ, दरअसल वो पत्र पार्टी के शीर्ष 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को लिखकर ये मांग की कि पार्टी को मौजूदा परिस्थितियों में पूर्णकालिक अध्यक्ष की जरूरत है और ऐसे में जल्द ही किसी को इसकी जिम्मेदारी दी जाए।